दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए साइंस यानी विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जितना भी आपके 35 प्रश्न तो होते ही हैं, इसके अलावा हम बहुत सारा इसमें जो है व्याख्या करते हैं, तो उस व्याख्या को भी आप ध्यान रखा करें और कॉपी पर नोट भी कर लिया करें, जिससे आपको जो है परीक्षा के टाइम में रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 है और जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मात्रक और राशियों से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो उस संबंध में पहला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके पास है किलोमीटर प्रति मिनट, बी ऑप्शन है मीटर प्रति मिनट, सी ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डी ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर अगर आप समझ पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बच्चों है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? जो मूल मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण कहलाता है। तो आप सभी को इसका आंसर आता होगा। पार्श्व दर्पण के रूप में बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो आप लोगों ने जो है परिपथ देखा होगा, अगर उसमें आपने बैटरी देखी होगी तो उसमें जो है ऐसे निशान आपका बना होता है, एक छोटा और एक बड़ा। तो इस प्रकार से जो निशान बना होता है उसमें कह रहा है कि जो लंबी वाली रेखा है, मतलब ये रेखा जो है आपकी किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो धन टर्मिनल, ऋण या फिर ऋण धन टर्मिनल या फिर धन ऋण। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा धन जो है टर्मिनल को ये प्रदर्शित करती है। सबसे बड़ी रेखा इस प्रकार से आपकी होती है और यहाँ पर आपका प्लस लिखा होता है, यहाँ पर माइनस लिखा होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, धन टर्मिनल हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग सेंटीमीटर होती है। तो कितने सेंटीमीटर होती है, मतलब सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास 15, 20, 18 या फिर 25। तो राइट आंसर बच्चों है डी ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। अगर अधिकतम की बात करें तो आपको अनंत लगाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 5 नंबर, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो इसमें बच्चों हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन, अर्थात वो दर्पण जो हो, वो चाहे जो दर्पण हो, अगर समतल दर्पण है तो क्या होगा, उसमें परावर्तन तो होना है, तो नियमित परावर्तन कहलाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस या फिर बुध, शनि, पृथ्वी। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो सीरियस है ये सूर्य का ग्रह नहीं है। ये बुध आपका सबसे छोटा ग्रह होता है सौरमंडल का। और इसके बाद अगर पृथ्वी की बात करें तो इसको बच्चों कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी लोग इनसे संबंधित फैक्ट याद कर लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण से अधिक होता है। मतलब अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर जो परिमाण होता है वो अधिक होता है, किस अंक से अधिक होता है? तो सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप अगर आएंगे तो उसका जो रिक्टर पैमाने पर जो परिमाण होगा, अर्थात जो स्केल दिखाएगा, वो 7 से अधिक दिखाएगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 8 नंबर, कहता है कि मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास कितना होता है, अर्थात सुनने योग्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? तो वो बच्चों होता है, ए ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 से लेकर 30,000 हर्ट्ज, 30,000 से लेकर 40,000 या फिर 20 से लेकर 20,000। तो सही जवाब बच्चों है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो मध्य ध्वनियाँ होती हैं वो श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, उनको जो इंसान है वो सुन सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, विद्युत फ्यूज बनाने में कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक होता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है बच्चों, उसका गलनांक कम रखा जाता है, जिससे क्या होगा
कि जैसे कोई दुर्घटना या कोई समस्या होती है तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो गल जाता है और वहीं से जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल में होने वाले पदार्थ हैं, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, तेल है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें बच्चों सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो घर्षण कम करने के लिए ग्रीस, ग्रेफाइट और तेल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर, ध्वनि खाली स्थान में संचरित नहीं हो सकती। तो कल के वीडियो में ये प्रश्न भी हमने बताया था आपको। तो ठोस में जो है सर्वाधिक ध्वनि का संचरण होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और उससे जो है कम गैस में होता है। और नहीं होता है अर्थात ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है तो निर्वात में। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर का ताप सामान्यतः के परिसर में रहता है, अर्थात कहाँ से कहाँ तक रहता है, कितने से कितने तक रहता है, तो ये बताना है। वैसे हम अमूमन पढ़ते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो है सामान्य शरीर का तापमान रहता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस अम्लीय विलयन में मिलाए जाने पर कैसा रंग देता है और क्षारीय विलयन में मिलाए जाने पर कैसा रंग देता है। तो जब हम अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो वो लाल हो जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जब क्षारीय विलयन उसी को लाल को नीला कर देता है। तो पहले लाल हो जाएगा उसके बाद नीला हो जाएगा, यानी अम्लीय में मिलाएंगे तो आपका लाल हो जाएगा और क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वह धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसके बाद देखो, इसमें आपके लिए ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिकता या फिर सुचालकता। तो राइट आंसर बच्चों है आघातवर्धनीयता। बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा धातुओं को खींचकर तार बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो तन्यता कहलाती है, इसको आप भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक परिवर्तन की एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है आप बताइएगा। जल में शक्कर को घोलना, मोम को पिघलाना, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काट देना या फिर प्रकाश संश्लेषण करना। तो रासायनिक परिवर्तन में होता है कि नया पदार्थ बनता है। ठीक, दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य पारस्परिक क्रिया के बाद एक नया पदार्थ जब बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे क्या दूध का दही में बन जाना, ठीक, तो कागज़ का जल जाना, तो ये सब क्या है रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसी प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसके अलावा अगर जल में शक्कर को घोला जाए तो क्या होगा, ये भौतिक जो है परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर, पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, अर्थात एक दिन में एक व्यक्ति कितने लीटर पानी तक जो है खर्च कर सकता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है। तो उसके हिसाब से कितने लीटर पानी आप खर्च करिएगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा 50 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। तो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रकृति में जो बच्चों क्षारीय होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है क्योंकि ऑप्शन है यह खुले में पिघलता है, यह हवा में वाष्पीकृत हो जाता है, या हवा में विघटित हो जाता है, या फिर यह बहुत अभिक्रियाशील है। तो राइट आंसर बच्चों है कि ये जो है बहुत अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसको जो है सोडियम धातु को तेल में रखा जाता है। इसके अलावा किस धातु को जो है पानी में रखा जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी कौन सी धातु है जिसको पानी में रखा जाता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील धातु, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। एक विस्थापन अभिक्रिया जो होगी उसकी उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है जिसमें जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें बच्चों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिंक के टुकड़े
प्लस कॉपर सल्फेट की जब क्रिया कराई जाती है तो जो जिंक होता है वो सल्फेट सल्फर आयन से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसलिए आपका ये जो है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल के अतिरिक्त पेट्रोलियम परिष्करणी में प्राप्त होने वाले और संघटक हैं। यानी पेट्रोल और डीजल के अतिरिक्त पेट्रोलियम से कौन से और पदार्थ निकाले जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं? तो मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बच्चों है उपरोक्त सभी। ये सभी वस्तुएं जो है निकाली जाती हैं पेट्रोलियम के माध्यम से। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ जलता है। तो दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से क्या नहीं हो जाता। तो अधिक, कम, ताप से कोई संबंध नहीं है, बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है कम। ठीक, जब जो है ज्वलन ताप जो है कम होता है तभी कोई पदार्थ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छी अग्निशामक कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, और कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो ये बच्चों हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो बहुत उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर, ऊष्मीय ऊर्जा को आधार मानकर मिट्टी का तेल, मीथेन, एलपीजी और हाइड्रोजन से आदर्श ईंधन है। तो मतलब सबसे अच्छा ये जो ईंधन है वो कौन सा है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है? तो ये बच्चों होता है आपका जो हाइड्रोजन होता है सबसे अधिक इसका ऊष्मीय मान होता है, और डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि जब मैग्नीशियम और जिंक आदि जैसी क्रियाशील धातुएं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? ये जो धातुएं होती हैं क्रियाशील और ये जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क अथवा सूल, यानी सूल का मतलब कांटे रूपी होती हैं क्योंकि? अब ये कांटे रूप में जो है क्यों पाई जाती हैं पत्तियां? जल क्षय को बढ़ाने के लिए गलत है, और ज़्यादा सौर ऊर्जा अवशोषित करने के लिए भी गलत है, ऑक्सीजन निर्मुक्ता बढ़ाने के लिए ये भी गलत है, और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बचा तो सही होगा। जल संचय को कम करने के लिए जो है जो मरुस्थलीय पादपों की पत्तियां होती हैं वो सल्क और सूल रूपी होती हैं। सल्क का मतलब मोटी चपटी मांसल होती हैं और उसमें जो है कांटे होते हैं। जैसे नागफनी की बात करें अगर आप, तो नागफनी को देखा होगा आपने, उसमें कांटे होते हैं। तो वो किस कारण हो जाते हैं? क्योंकि उससे जो है अधिक वाष्पीकरण ना हो सके पानी का, इसलिए ऐसा होता है। दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में पचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन करके अम्ल में निर्मोचित कर देते हैं। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर, रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर रहने वाला देश है। तो पहले स्थान पर रहने वाला कौन सा देश है? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जो चीन है वो रेशम उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी देश है। तो बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह मृदा जिसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन बलुई मृदा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए ऑप्शन। बलुई मृदा जो होती है वो उसके कणों का जो अनुपात होता है वो अधिक होता है, अर्थात उसके जो कण होते हैं बहुत मोटे होते हैं बलुई मृदा के। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन कहता है कि इसे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। सही जवाब, जैसे आप खाद डालते हैं तो उसमें केचुए की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। सही बात है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि खसरा रोग का कारण क्या है? अब बताइए खसरा रोग का क्या कारण है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें, खसरा किस कारण से होता है? तो राइट आंसर बच्चों है आपका जो विषाणु होता है अर्थात वायरस, ये खसरा रोग का वाहक होता है, यानी खसरा रोग वायरस से होता है।
31 नंबर प्रश्न कहता है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। तो संचरणीय रोग बच्चों क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, फैलने का कारण क्या है, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर मकड़ी। तो राइट आंसर बच्चों है आपका घरेलू मक्खी जो होती है ये संचरणीय रोगों का मुख्य कारक होती है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो विशेष क्षेत्रीय विशेष कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो विशेष स्थान पर पाई जाती है तो एक विशेष क्षेत्रीय हो जाएगी। समझ में आई बात। इसके अलावा जातियाँ, जो जीव जंतु संकटग्रस्त होते हैं अर्थात जिनकी संख्या विलुप्त होने की कगार पर है तो उनको संकटग्रस्त जो है स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। और ये संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए आंकड़ों को पेश करने के लिए रेड डाटा बुक जो है जारी करता है IUCN। ठीक है, IUCN एक संस्था है जो है संकटग्रस्त जातियों को रेड डाटा बुक में जो है संग्रहित करने का काम करती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 33 नंबर। लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं। तो ये बच्चों होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं और ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और किसी भी दिक्कत या किसी भी सूचना को तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। और सबसे लंबी जो कोशिकाएं होती हैं ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में बच्चों 2 केंद्रक होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 35 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जीव विज्ञान से संबंधित था। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। तो इसमें बच्चों हो जाता है आपका पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पिता होता है वो XY होता है, उसके गुणसूत्र कितने होते हैं, XY गुणसूत्र होते हैं पिता में और माता में XX गुणसूत्र होते हैं। अगर X का X से निषेचन होता है तो आपका लड़की होती है, अगर Y का X से निषेचन होता है तो जो बनेगा तो लड़का बनेगा। अर्थात जो बच्चे का लिंग निर्धारण करने की क्षमता होती है वो पिता में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ये विज्ञान के 35 प्रश्न रहे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आपको वीडियो कैसा लगा और आपने जो है इस प्रश्न पत्र से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप कहाँ से हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं और अपने ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस क्लास के बाद 7:30 बजे की क्लास में आपको गणित की क्लास करनी है। गणित के आज के 35 प्रश्नों को हल करना है, तो आप सभी लोग 7:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।